अच्छा, जहाँ से हमने उसको लाइव रोका था वहीं से फिर नहीं शुरू होता है ये, नहीं? नहीं, दोबारा करना पड़ेगा। दोबारा करना पड़ता है। जी। तो फिर से करना होगा। हाँ हाँ हाँ, उस वक्त हमने एक टेस्टिंग का मतलब वो किया था। वीडियो भी बाद में डिलीट कर दीजिएगा क्योंकि वो वीडियो उसमें आ गया है 6 मिनट का। अच्छा, ओके ओके ओके। हाँ, उसको डिलीट कर दूंगा। एक्चुअली अब जो मतलब अच्छा चलिए, अब तो ये सब बोलेंगे ही डायरेक्ट। वी आर लाइव नाउ। वी आर लाइव, राइट? रोहित ने लिंक भी शेयर कर दिया मेरे साथ। सभी साथियों को नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है आप सब तक? और आज का जो ये पहला अंक है रीड विथ ए टीचर, तो बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि क्यों ना और किताब के बारे में पढ़ना और उसके बारे में बातचीत करना, उसको हम कैसे ज़्यादा तक लेकर के जाएँ। और बेसिकली प्रति एक लेख इस तरह करेंगे। बेसिकली लिखा है और उसको फिर पढ़ा भी है, तो यही एक वजह रहा कि क्यों हमने स्कूल मैनेजर की डायरी को ही चुना इस बातचीत के लिए। तो चंदन और चंदन के बारे में थोड़ा-सा कि हम एक तरीके से कलीग्स बाद की थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे, जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है और उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। चंदन, आप को मैं ये हैंडओवर करता हूँ, कुछ शुरुआती जो ऑब्जर्वेशन है आपका, एक तो इस आइडिया को लेकर के कि मतलब अ, रीड विथ ए टीचर, और फिर उसके बाद हम आएँगे उस किताब के बारे में भी हम बातचीत शुरू कर लें। जी, और सभी साथियों का भी मैं स्वागत करता हूँ जो हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े हैं। बहुत कम साथी हैं जो सपोर्ट करने के लिए मेरे साथ हैं बेसिकली, और फेसबुक और यूट्यूब के ज़रिए जो भी देख रहे हैं, सबको बहुत-बहुत स्वागत है इस बातचीत की प्रक्रिया में। जी, चंदन, मैं ये आपको हैंडओवर करता हूँ। सभी को नमस्कार। और उम्मीद है कि जो दिन भर बारिश हुई है उसके बाद इस किताब के ऊपर जो हम चर्चा करने वाले हैं उससे आपको थोड़ी राहत और सुकून मिलेगी, ऐसी उम्मीद है हमारी। मैं 2-3 चीज़ें जो है बताना चाहूँगा कि क्यों इस तरह की प्रक्रिया जो है वो बेहद ज़रूरी हो जाती है हम सभी के लिए, ख़ास करके उन सभी के लिए जो पढ़ने लिखने के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। मैं ये बता दूँ कि मेरे एक प्रीवियस बॉस ने मुझसे ये कहा था कि अध्यापकों के साथ एक समस्या होती है। समस्या वर्ड को उन्होंने अंडरलाइन करते हुए बताया कि आते हैं पढ़े-लिखे शिक्षक, लेकिन वो पढ़ते लिखते शिक्षक नहीं रह जाते हैं। तो कैसे पढ़े-लिखे शिक्षकों को पढ़ते-लिखते शिक्षक बनाने की प्रक्रिया जो है हमें सतत रूप से सुचारू रखनी होगी, उसके लिए ये बेहद ज़रूरी हो जाता है कि जितना वक़्त आपको मिले, जितना थोड़ा-सा ही वक़्त आपको मिले, उसमें आप 2-4 पन्ने ज़रूर पढ़ा कीजिए। और जब आप पढ़ेंगे चीज़ों के बारे में, तो ज़ाहिर-सी बात है कि कुछ समझ आपकी अपनी बनेगी और आप उन चीज़ों के बारे में जो है वो साझा कर सकेंगे। यहाँ पर मैं बहुत अपनी शानदार चंदन, आपने जो कहा कि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि एक हमें आइडिया होता है कि हम टीचर हो गए तो अब सब कुछ आ गया। बच्चों के सामने जाकर के ये एहसास और होने लगता है कि यार ये तो छोटे बच्चे हैं, हमें तो आता है ना? लेकिन मुझे लगता है कि इन्फॉर्मेशन हो सकता है कि हमारे पास कुछ ज़्यादा हो बच्चों के तुलना में। लेकिन एक टीचर बनने की जो प्रक्रिया है उसमें जो जितना पढ़ने की ज़रूरत है, वो तो शायद हम जितना पढ़ते हैं उतना कम लगता रहता है। जी। मैं अपने स्क्रीन को शेयर करूँगा आप लोगों के साथ, अरे वाह! ताकि आप देख सकें कुछ।
मेरे ख्याल से आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी कि और तारीख पे मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। 13 जनवरी 2014 11:20 हुँ, मैंने फरहा मैम को लिखा था, हुँ, रिस्पेक्टेड मैम, आई फाउंड दैट आर्टिकल वेरी मच रिलेटेड विद माय करंट स्कूल सिनेरियो हुँ, as the teachers are found often saying that the RT has restricted them and हुँ। how could they keep student disciplined? Please send me the rest of the article. आप अरे देख रहे वाह! हैं कि ये कौन से जनवरी वर्ष? 17 2014 को हाँ, फरहा हाँ। मैम ने उस हुँ, वक्त हुँ, जो हुँ। किताब नहीं बनी थी हाँ, हाँ। और शिक्षा विमर्श में जो जो कुछ भी छपा हुआ था हुँ, उन्होंने हुँ। वो मुझको भेजा है। तो जब इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। मुरारी सर ने कहा कि इस किताब को हमने बनने की प्रक्रिया में देखा है, तो आप देख सकते हैं कि हाँ, जब इस किताब ने मूर्त रूप नहीं धारण किया था, ये सिर्फ विमर्श में छपी थी और एक कह लीजिए कि धारावाहिक कड़ी के रूप में ये छपी थी 7 अंकों में। तो जब आप किसी ऐसी प्रक्रिया से गुजरते हैं जहां पर आपने इस चीज को देखा हुआ हो कि अच्छा कैसे एक एक करके जो है चीजों को उन्होंने सजोने का पिरोने का काम किया है, तो और ऐसी कड़ी जब आपके सामने किताब के रूप में प्रस्तुत होती है तो आप उससे ज्यादा गहरा जुड़ाव जो है वो महसूस करते हैं। कितना शानदार डॉक्यूमेंट आपने शेयर किया एंड दैट शोज़ कि जो मैंने कहा कि हमने बनते हुए देखा न सिर्फ आर्टिकल के ज़रिए जबकि जिस स्कूल के आस-पास ये किताब लिखी बिल्कुल गई है उस बिल्कुल स्कूल में जाने का मौका मिला। और मुझे लगता है कि जो हमारे जो दर्शक इसको अभी देख रहे हैं और बाद में भी देखेंगे, शायद प्रोफ़ेसर फराह फारूकी के बारे में वो नहीं जानते हों। तो प्रोफ़ेसर फराह फारूकी जिन्होंने इस किताब को लिखी है, वो जामिया मिलिया में प्रोफ़ेसर हैं आईएएससी डिपार्टमेंट के अंतर्गत और शिक्षा में बहुत अलग तरीके से सोचने की हिम्मत अपने विद्यार्थियों में पैदा करती है। मैं ये कहूँगा कि अलग तरीके से पढ़ाती नहीं है, अलग तरीके से सोचने की हिम्मत पैदा करती है एंड दैट आई फील इज़ सो अमेजिंग एंड वी आर प्रिविलेज्ड इस वक़्त चंदन और मैं हम दोनों ही उनके स्टूडेंट रहे हैं। हमारे साथ यहाँ रोहित भी हैं। अगर हमारे स्क्रीन पे एक बार रोहित दिख जाएँ तो हम तीनों को ही ये सौभाग्य मिला है कि मतलब उनसे पढ़ने का मौका मिला है। और लगातार उनके लेख शिक्षा विमर्श में छपते रहे, जिसका ज़िक्र चंदन ने ऑलरेडी किया है। इसके अलावा ईपीडब्ल्यू में भी और अन्य पत्रिकाओं में भी वो लिखती रहती हैं। ये उनकी किताब है। जल्द ही इस किताब का इंग्लिश वर्ज़न भी आने ही वाला है। तो ये एक एक बहुत संक्षिप्त सा मतलब एक जानकारी जो लोग अभी सुन पा रहे हैं, उनके लिए हमने ये साझा किया। बाकी जो उनके साथ पढ़ने का मज़ा है वो उसको हम कैसे बयाँ कर सकते हैं, तो इसलिए हम किताबों के ज़रिए ही अब बातचीत करेंगे। जी, चंदन। तो इससे पहले कि मैं उस जिस किताब का आज हम जिक्र करने वाले हैं, एक स्कूल मैनेजर की डायरी, उस किताब पर आऊँ, उससे हुँ। पहले मैं आपको एक दूसरी किताब जो है वो दिखाना चाहूँगा। अच्छा, अच्छा। आप देख पा रहे हैं हाँ, द हाँ। डायरी ऑफ अ स्कूल टीचर, हेमराज भट्ट अच्छा। जी की ये किताब है हुँ, हुँ। और इसको जो है वो अज़ीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के हुँ, सहयोग से जो है छापा गया है और हुँ, कई भाषाओं में जो है इसका हुँ। अनुवाद किया गया है। मैं राइट। कहूँगा कि हम फॉर्च्यूनेट हैं हुँ, कि हुँ। हमें ऐसे टीचर मिले जिन्होंने हमें ये नहीं बताया कि हम आपके टीचर हैं, हुँ, आप इसीलिए हमारी इज़्ज़त करो, बल्कि उन्होंने हुँ। ये बताया कि किनकी इज़्ज़त करनी चाहिए। हुँ, 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 हुँ। और अगर वो पैरामीटर जिसके लिए भी फिट होता है, आप उनकी इज़्ज़त कीजिए, हुँ, साधारण सी बात है। हुँ, इसके हुँ। लिए ये पैमाना नहीं होना चाहिए कि इन्होंने आपको पढ़ाया है या ये आपके हुँ, शिक्षक हैं इसीलिए आप इनका आदर कीजिए। हुँ, हुँ, हुँ। ठीक इसी तरीके से मैं कहूँगा कि कुछ एक शिक्षक हमारे ऐसे भी रहे, जिन्होंने हमें ये बताया कि किताब जिस तरीके से मिठाई की दुकान पर आप जाते हैं और हुँ, थोड़ी-सी मिठाई चख कर आप हुँ, जान जाते हैं कि ये मिठाई खाने योग्य है, हुँ, तो क्या हुँ, किताब के कुछ अंश को पढ़कर आप हुँ, ये जान पाएँ कि किताब पढ़ने योग्य है? तो हुँ, हमें हुँ, वो भी सीखने सिखाने का जो है वो मौका मिला कि हुँ, कैसे आप किताब को चख सकते हैं। तो मैं हुँ, कहूँगा कि अगर आप एक एक शिक्षक की डायरी जो हेमराज भट्ट जी की लिखी हुई है, हुँ, सॉरी हुँ, उन्होंने लिखा तो डायरी के फॉर्म में था जिसको फाउंडेशन ने पब्लिश किया। हुँ, हुँ, उसको अगर आप उसके आमुख को पढ़ेंगे, हुँ, हुँ, तो उसके आमुख में आप कुछ चीज़ें पाएँगे। मैं ये वो साझा नहीं करूँगा, मैं चाहूँगा हुँ। कि आप इसको पढ़ें और वो आप हमारे साथ साझा करें। काफ़ी पतली और किताब है। चंदन मैं तो कहूँगा कि रीड विथ ए टीचर के किसी एक अंक में हमारे कोई टीचर साथी तैयार हों इसी किताब को लेकर के बातचीत करने का, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, तो बिल्कुल। हम इसको तब तक के लिए टालते हैं।
बिल्कुल, ये काफ़ी और अच्छा रहेगा और मैंने हाँ। उस किताब का ज़िक्र इसलिए किया हुँ, ताकि हुँ। फिर मैं इस किताब पर आ सकूँ। और हाँ, अच्छा, अच्छा। जी हाँ, आप हुँ, देख रहे हैं कि हार्ड कॉपी मैं पसंद करता हूँ अपने हाथ में रखना किताबों की, ताकि पढ़ते वक़्त अगर मुझे नोट्स लेने की ज़रूरत है, हालाँकि बुरा हाँ। माना जाता है इसको, पर नहीं, मैं नहीं, कहूँगा बुरा कि क्यों? अगर हाँ। आप उसपे स्टिकी नोट लगा सकें, हुँ, पेंसिल से कुछ लिख सकें, तो हुँ। किताब के साथ आपका वो अपनापन जो है आप लगता है कि कि आपने जो उस वक़्त पढ़ा था, उस वक़्त आपके मन में किस तरह के विचार आए थे। और मैं राइट। कहूँगा कि किताब को पढ़ने का अपना ये आनंद है कि हर हुँ, नई बार जब आप उस किताब को पढ़ते हैं, हुँ, तो हुँ, एक ही हुँ, पैराग्राफ में आपको कुछ अलग से अनूठे से अनुभव जो है वो प्राप्त हुँ, होंगे। मुरारी हुँ, सर, आप हुँ। कुछ कहना चाह रहे हैं शायद? नहीं, मैं बस यही आपसे जानने के लिए एक तरीके से बेताब हूँ कि आपका जो अनुभव है इस किताब को पढ़ने का, आई मीन व्हाट्स द फील? आई मीन व्हाट ड्राइव्स यू देयर? एक तो हमने बनते हुए देखा, दैट इज़ वन थिंग, बट वो जो एक फील है कि मतलब दिस इज़ समथिंग व्हिच ब्रिंग्स मी अगेन एंड अगेन टू दिस बुक, तो उससे मैं चाहता हूँ कि आप इसके बारे में बातचीत की शुरुआत करें ज़रा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं कहूँगा कि मैं आज इस जॉब में हूँ तो कहीं न कहीं फरहा मैम का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। वो इसलिए क्योंकि जिस वक़्त मैंने ईटी के दौरान फर्स्ट ईयर में मैं गलती से टॉप कर गया था और सेकंड ईयर में भी मैं टॉप कर गया था जामिया में। तो फिर फरहा मैम ने मज़ाक के तौर पे कहा, अब तो तुम छोड़ दोगे जी डिपार्टमेंट? मैंने कहा, ऐसा क्यों मैम? तो उन्होंने कहा कि टॉप कर गए, अब तुम क्यों आओगे यहाँ पर दोबारा एडमिशन लेने के लिए? मैंने कहा, नहीं मैम, ऐसी बात नहीं है, मुझे आगे अभी और पढ़ना है। तो फिर उन्होंने ये कहा कि तुम बीएड करने के लिए सीआई चले जाओ, एज़ इन वहाँ पर प्रोफ़ेसर कृष्ण कुमार, जो कि उन दिनों एनसीईआरटी के डायरेक्टर हुआ करते थे, वो दोबारा जॉइन करने वाले थे। और जब मैंने बीएड अपनी पूरी कर ली, मैंने मैम से दोबारा पूछा कि अब मुझे क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि तुम वापस आके एमएड कर लो। मैंने वापस आकर एमएड कर लिया और जब मैंने एमएड के दौरान उनसे पूछा कि मैम अब एमएड होने को है मेरा, अब मैं क्या करूँ? तो उन्होंने कहा, जाओ फील्ड का अनुभव लो ज़रा और देखो कि जिस तरह की चीज़ें होती हैं, जिन चीज़ों की बात करते हैं, क्या वो वाक़ई ज़मीनों तक पहुँच भी रही है या वो सिर्फ़ किताबों में, पॉलिसीज़ में ही लिखा हुआ आ रहा है? हुँ, तो एक हुँ। तरीके से जो है उन्होंने मुझको फील्ड का अनुभव लेने के लिए भेजा। और जब अज़ीम प्रेमजी फाउंडेशन में जॉइन करने के बाद अलग-अलग राज्यों के रूरल ग्रामीण इलाकों में जाकर हुँ, देखने का, समझने का मौका लगा, तो हुँ, मुझे लगा कि अच्छा, क्या कुछ इस तरह की भी कुछ है चीज़ जो शायद मुझको मेरे अनुभव जो है उनको हुँ, कलमबद्ध करने की प्रेरणा दे सके, या जिसको आधार मानकर मैं अपनी उस अ, मैं कहूँगा जॉब तो नहीं, उसको ये हुँ, माना जा सकता है कि जो कुछ भी कर रहा हूँ मैं उसका लेखा-जोखा रख सकूँ। तो इस हुँ, किताब ने जो मुझे इस चीज़ के लिए काफ़ी प्रेरित किया, और फाउंडेशन का ये कल्चर होता है कि हुँ, आपसे 15 दिन पर वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पिछले 15 दिनों में आपने क्या किया, आप हुँ। उसका लेखा-जोखा जो है वो साझा कीजिए। तो मैं कहूँगा अ, कि ये स्कूल मैनेजर की डायरी ने जो है मुझे काफ़ी मदद की कि हुँ, कैसे मैं अपने उस पिछले पाक्षिक चीज़ों हुँ, को जो है हुँ, साझा कर सकूँ। तो हुँ, हुँ। ये एक काफ़ी बहुत जो है। आपने एक्चुअली बहुत शानदार बात का ज़िक्र किया कि उनके इस किताब में जो सबसे खूबसूरत बात है, वो है फ़ील्ड की खुशबू। बिल्कुल, अ, उन उन मतलब स्कूल के अंदर, स्कूल के बाहर, वहाँ के पास-पड़ोस के लोगों की ज़िंदगी, तो फ़ील्ड जिसको हम यहाँ पे कह रहे हैं। बिल्कुल, जैसे आप अपने अनुभव से बता रहे थे, जिसको एज़ ए टीचर के रूप में भी आपको वो एनकरेज करती थी कि आप भी इस तरीके से करो। बिल्कुल। तो इंडिया में मान के चलिए कि ऐसा माना जाता है कि जो फ़ील्ड बेस्ड रिसर्च है, उसकी बहुत कमी है और फ़ील्ड से यहाँ पे मतलब है एक रिगरस फ़ील्ड बेस्ड स्टडी, जहाँ फ़ील्ड में लोग सालों के लिए रहते हैं और फिर उससे जो एक समझ बन कर के आती है उसको किताब के रूप में या आर्टिकल्स के रूप में साझा करना। ज़्यादातर रिसर्च जो हमारे पास आ पाता है एजुकेशन वगैरह में, वहाँ पे फ़ील्ड एक तरीके से मान के चलिए कि फ़ील्ड को छुआ जाता है, उसमें डूबा नहीं जाता है, उसमें इमर्स नहीं हुआ जाता है। तो फरहत मैम की जो ये किताब है, उसकी ये बहुत खूबसूरती है और मैं मेरे सामने 3-4 लाइन है जो मैं आपको पढ़ना चाहूँगा कि जब वो इसको लिख रही थीं, तो क्या उन्होंने ज़िक्र किया है कि मैंने इलाके, घरों, कारखानों के दौरे किए। तो ये सिर्फ़ स्कूल में नहीं थी। आज भी जब कोई एजुकेशन का रिसर्चर एजुकेशन के फ़ील्ड में कोई फ़ील्ड में जाता है, तो वो स्कूल चला जाता है, क्लासरूम में चला गया।
लेकिन देखिए ये क्या लिख रही हैं कि मैंने इलाके, घरों, कारखानों के दौरे किए, बच्चों, वालिदैन, बिरादरी वालों, अध्यापकों, इंतजामिया के लोगों से बातचीत की। गैर रस्मी बातचीत के अलावा रस्मी इंटरव्यू के मौके भी आए। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ पे। जनरली रिसर्च डिजाइन में जब जाता है कोई तो पूरा टूल लेकर के जाता है कि ये सवाल हमें पूछना है, ये बताओ। तो ये बताती है कि रस्मी इंटरव्यू तो किया ही वो टूल बेस्ड, लेकिन गैर रस्मी बातचीत पे बहुत ज्यादा जोर रहा इनका, और जिसकी जो झलक है वो इस किताब को पढ़ते हुए आती है कई बार। और यह मुमकिन हो पाया क्योंकि इस दौरान कई शोधकर्ताओं और दोस्तों ने स्कूल में काम किया। मेरा काम से जुड़ा रुतबा मुझे मीटिंग के मिनट और स्कूल के तमाम दस्तावेज आसानी से मुहैया करवा रहा था, अलग अलग तरह के जरिए और बातचीत। तो वो जो फील्ड की आपने बात की और उसका ये जिक्र भी करती हैं कि किस तरीके का एक्सेस रहा। और जो खूबसूरत बात यहाँ से निकल के आती है कि एक एजुकेशन का रिसर्चर जब जा रहा है तो उसके लिए सिर्फ स्कूल और क्लासरूम नहीं है, वो स्कूल सिचुएटेड है एक कम्युनिटी के अंदर, एक हिस्टोरिकली भी सिचुएटेड है, वो बहुत पुराना स्कूल है, इन मतलब फ्रीडम स्ट्रगल से उसका ताल्लुकात रहा है। तो इस तरीके से एक लार्जर पर्सपेक्टिव में उन्होंने देखा है। तो मैं चाहता हूं कि इसी तरीके से और जब मैं अभी बातचीत कर रहा था तो आपने देखा होगा और आगे भी आप देखेंगे कि जो हमारे दर्शक हैं जिन्होंने पढ़ा है उन्होंने तो इससे खूब रूबरू हुए हैं। इसकी भाषा बहुत कमाल की है ना? तो मैं चाहूंगा कि इस भाषा वाले उस पे आप थोड़ी सी टिप्पणी करें और फिर भाषा के संबंध में राइटर क्या कहती हैं उसके बारे में भी मैं आपसे साझा करूं। जी। बिल्कुल। एक चीज जो है मैं ये कहूंगा यहाँ पर हम्म। कि मैं पृष्ठ संख्या का जिक्र कर दूंगा कि पृष्ठ अरे संख्या वाह। 10 पर वो लिखती हैं हाँ। कि डायरी लिखने के दौरान पाठक कई तरह के सवाल उठाते रहे हैं। हम्म। लोगों ने डायरी की जबान को जहां सराहा है, हम्म। वहीं यह भी सुनने में आता रहा है कि डायरी की एक अकादमिक या हम्म। तालीमी शक्ल नहीं है। हम्म। इस बात को मैं नकारती जरूर हूँ, लेकिन हम्म। यह मुझे खुशी का एहसास भी देती है। हम्म। जहाँ तक जबान का ताल्लुक है, यह हम्म। एक सरल हिंदुस्तानी जबान जो हम्म। हिंदी और उर्दू के हम्म। दायरों को फैलाती है और हम्म। जोड़ती है। उसे अरे वाह। अकादमिक न मानने की सियासत या हाँ। बेरुखी भाई हाँ। हमें तो कबूल नहीं। दूसरा वंडरफुल। सियासी मुद्दा है इस हाँ। डायरी को अकादमिक न मानना। हम्म। अगर एक शकील जबान, यहाँ पर हम्म। वो लिखती हैं, हम्म। शकील मतलब हुआ भारी, बोझिल हम्म। जबान इस्तेमाल करते हुए मैं हम्म। अलग अलग शोध से जोड़ते हुए हम्म। लिखती, तो हम्म। क्या यह डायरी हम्म। तयशुदा तालमी जामे में फिट होकर हम्म। अकादमिक कहलाती? यह हम्म। तय करने वाला कौन है कि हम हम्म। किस तरह के लेख को अकादमिक होने के रुतबे से हम्म। नवाज रहे हैं। वाह बात तो वाह। तब भी मैं हम्म। यही कहती, हम्म। सवाल यही उबरते, हम्म। जवाब और सबूत यही होते। हम्म। तब हाँ, बस शक्ल बदल जाती। हम्म। क्या थ्योरी से जोड़ना अकादमिक करार दिए जाने की दलील है? खैर, हम्म। मेरी हम्म। भी अपनी सियासत है इन हम्म। तयशुदा कायदे कानून को वसी करने की या हम्म। फिर तोड़कर लुत्फ हम्म। लेने की। अरे कम वाह। से कम लेखक के तौर पर हम्म। हिंदुस्तान की आज़ादी को कुछ तो मना पा रही हूँ। तो हम्म। मैं कहूँगा कि जिस ज़बान का उन्होंने ज़िक्र किया है कि हम्म। एक ऐसी मीठी ज़बान को चुनिए जो हम्म। बहुत सारे लोगों तक जिसकी पहुँच है, हम्म। जिसकी रीच है। और मैं हम्म। कहूँगा कि ये स्कूल जो है वो पुरानी दिल्ली के इलाके में अवस्थित है। हम्म। हम्म। ज़ाहिर-सी बात है कि वहाँ पर आपको अरबी हम्म। से मिलती उर्दू कोई नहीं बोलेगा। हम्म। वो आपको हिंदुस्तानी उर्दू बोलने वाले लोग मिलेंगे, जहाँ हम्म। पर गंगा जमनवी तहजीब की जो हम्म। हिंदी है, कह लीजिए हिंदुस्तानी ज़बान है, वो हम्म। कहने वाले, सुनने वाले लोग मिलेंगे। तो हम्म। फिर जब आप काम ऐसे लोगों के बीच में कर रहे हैं, तो फिर ज़बान एक ऐसी क्यों चुने हम्म। जहाँ पर लोगों को मैं कहूँगा डिक्शनरी लेकर के बैठना पड़े या फिर थेसारस में से ढूँढ-ढूँढ कर वैसे हम्म। वर्ड क्यों डाले जाएँ, ताकि हम्म। आप सिर्फ दिखने सुनने में जो है वो हम्म। गंभीर लगे, लेकिन उसमें चीजें जो है वो वही हो जो होनी चाहिए। तो मैं हम्म। कहूँगा कि अनावश्यक रूप से भारीपन इस किताब पर नहीं थोपा गया, इसकी ज़बान पर नहीं थोपा गया। हम्म। यहीं पर पृष्ठ संख्या 10 में ही उन्होंने हम्म। एक बहुत अच्छी चीज़ लिखी है, वो हम्म। ये है कि ये एक ऑटो एथनोग्राफी का ज़िक्र किया हम्म। उनके हम्म। बेटे ने। हम्म। उन्होंने कहा कि
चंदन, मैं आप जो उस बिल्कुल पैराग्राफ पे आए उससे पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने यहाँ बिल्कुल पे साझा बिल्कुल। किया, और मुझे लगता है कि जो हमारे टीचर साथी हैं उनके लिए बहुत कमाल का होगा। जब आप पढ़ रहे थे तो मैं वही ध्यान से सुन रहा था कि वो जो यह बताती हैं कि मैंने एकेडमिक जो एक स्ट्रक्चर है उसमें फिट करने की कोशिश नहीं की। तो मुझे लगता है उनका जो ये असर्शन है और जिसको वो किताब में लिखती हैं, ये एक तरीके से इमेंसिपेटरी है टीचर्स के लिए, प्रैक्टिशनर्स के लिए। ज्यादातर टीचर, हम भी आप भी कई बार हाईली डिस्करेज फील होते हैं कि यार उस तरीके से नहीं लिख पाते हैं जिस तरीके को एकेडमिक लिखना कहा जाता है, एकेडमिक राइटिंग कहा जाता है। और एक आध बार कई लोग प्रयास करते हैं फिर छोड़ देते हैं। तो ये जो उन्होंने कहा, और एक प्रोफेसर के रूप में, एक एकेडमिशियन के रूप में ये इस बात को एसर्ट कर रही हैं कि मुझे उस डोमेन में फिट नहीं बैठना है, मैं उसके लिए नहीं लिख रही हूँ, है ना। और तो ये एक मुझे लगता है कि बहुत इमेंसिपेटरी है कि मैं एक अपना नया तरीका लिखने का, कम्युनिकेट करने का जो है वो निकाल सकता हूँ। तो दैट आई फाइंड इज समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर ऑल द टीचर्स कि आप बिंदास होकर के लिखिए। और क्यों ना हम जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो लिखने के एक नए अंदाज को डेवलप कर पाए, रादर देन जो एकेडमिशियंस यूनिवर्सिटी में हैं, जिनका फील्ड से शायद कम वास्ता है, उन्होंने एक स्ट्रक्चर बना रखा है, तो हम उनके स्ट्रक्चर में फिट होने के बदले क्यों ना जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो एक अपना नया स्ट्रक्चर डेवलप कर सके। मुझे लगता है कि इस बात का स्कोप वो अपने इस लेखन से क्रिएट कर रही हैं, व्हिच आई फाइंड एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग। बिल्कुल। और आप कुछ यहाँ एथनोग्राफी का जिक्र कर रहे थे। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर मैं कहूंगा कि हम्म, पृष्ठ संख्या 9 में आपका भी हाँ। उन्होंने जिक्र किया है कि अच्छा अच्छा। आपने भी उन्हें कुछ लेख भेजे थे जिसमें हम्म आपने भी जो है ऑटो एथनोग्राफी का जिक्र किया था, और हम्म उनके बेटे हमजा ने जो है हम्म उन्होंने भी कहा कि हाँ, आपका जो काम है, आपकी जो लेखन है, हम्म वो इसी कैटेगरी में फिट बैठती है। तो मैं कहूंगा कि अगर आप इस शब्द को तोड़ कर देखें तो हम्म ये इथनोग्राफी, हम्म एक व्यक्ति जो किसी समुदाय के साथ रह रहा है और हम्म उस अ, रहने के दौरान जो कुछ भी उसके अनुभव हो रहे हैं, अगर वो उनको हम्म कलमबद्ध करता जा रहा है तो वो हम्म इथोग्राफी के तहत जो है वो आएगा। और हम्म अगर वो व्यक्ति खुद ही लिखने का काम भी कर रहा है, जिसको वो जी रहा है, जिसको वो रोजाना परख रहा है, उसमें हम्म बदलाव ला रहा है और फिर देखने की कोशिश कर रहा है, किसी तरह की कोई निष्कर्ष नहीं निकालने की कोशिश कर रहा है, जो उन्होंने किया वो होता हुआ जो दिख रहा है उसको बस कलमबद्ध करते, तो वो ऑटो हम्म इथनोग्राफी की शैली में जो है बहुत ही सटीक तौर पर फिट बैठता है। तो मैं हाँ। ये और कहूंगा। एक्चुअली चंदन, इन शब्दों के आसपास एकेडमिक वर्ल्ड में काफी बहस है, और कई तरीके के इसके परिभाषा बताए जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हर वक्त और हर डोमेन में, और एजुकेशन में तो बिल्कुल ही, यह गुंजाइश तो होना ही चाहिए कि उन परिभाषाओं को, उन बाउंड्रीज को एक्सटेंड किया जाए, कभी जरूरत पड़े तो तोड़ा जाए और नए परिभाषे गढ़े जाए। मुझे लगता है फराह मैम भी अपनी किताब में यही करती हैं। मैं एक एग्जैक्टली। छोटा सा जिक्र यहाँ पे करना चाहूंगा। इस किताब में जिन सवालों का वो जवाब देने की कोशिश करती हैं, पेज नंबर 12 पे है कि एक आम स्कूल किस तरह चलता है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत सारे स्टडीज जो हमारे पास अवेलेबल हैं वो बड़े स्कूलों के हैं। मान के चलिए ऋषि वैली जैसे स्कूल जो ऑलरेडी एक वेल स्टेब्लिश, या अल्टरनेट स्कूल आप कह सकते हैं। लेकिन जो एक आम स्कूल है जहाँ आम घरों से बच्चे आते हैं, जहाँ मेहनतकश मजदूरों के बच्चे आ रहे हैं, वो कैसे चलता है। तो एक आम स्कूल किस तरह चलता है, स्कूल के निर्णय किसके हित में लिए जाते हैं, इसमें बच्चों के सीखने सिखाने के मुद्दों को कितनी जगह मिलती है। ये ऐसे सवाल हैं जो स्कूल के स्वरूप को गढ़ते हैं। यह अनुभव एक स्कूल के दैनिक जीवन, उसके सामाजिक संदर्भ, रोजमर्रा की चुनौतियों और स्कूल संचालन के विभिन्न पहलुओं से पाठक को रूबरू कराता है। तो जो मतलब जो भी मतलब ऑडियंस हैं, सुन रहे हैं, तो जो जिन सवालों का आंसर देने का ये किताब कोशिश कर रहा है, तो ये एक क्रक्स है, मतलब जो मैंने अभी पढ़ के आप सबके साथ साझा किया। जी चंदन, आप इसको आगे बढ़ाइए। बिल्कुल। तो आपने जो है हम्म पृष्ठ संख्या 12 में जिस अंश को आपने पढ़ा वो उस हम्म अध्याय की शुरुआत है, और उसी हाँ। में हम्म आगे उन्होंने लिखा है हमारा स्कूल। हम्म और जो आप अगर आप इस अध्याय को पढ़ेंगे तो इसमें हम्म आप पाएंगे कि स्कूल के निर्णय हम्म किसके हक में लिए जाते हैं, हम्म और उसके बाद जो है एक बड़ा सा
सवालिया निशान वो हमारी तरफ करती हैं कि हम्म क्या स्कूल के जो निर्णय होते हैं वो बच्चों के हक में होते हैं या फिर हम्म अध्यापकों के। उन्होंने एक मैनेजर होने की हैसियत से मैं कहूँगा बहुत ही जोखिम भरा जो है अंश यहाँ पर साझा किया कि हाँ छुट्टियाँ जो है वो हम्म अध्यापकों की सहूलियत के मुताबिक जो है वो प्लान की जाती थी एकेडमिक कैलेंडर में। कोशिश हाँ की ये जाती थी कि सैटरडे हाँ और संडे पड़े और कई हम्म बार तो ऐसा भी होता था कि 10-12 दिन की छुट्टियां लगातार हो जाया करती थी। हम्म ये बात है गर्मी की छुट्टी, सर्दी की छुट्टी हम्म और कुछ अगर ऐसी छुट्टियां हैं, उसके हम्म अलावा कुछ इस तरह की कोशिश की जाती थी हम्म कि छुट्टियां जो है वो ज़्यादा दिनों की पड़ जाएँ हम्म और उसके बाद फ़ौरन बाद वो ये सवाल करती हैं। तो हम्म इससे होता ये था हम्म कि वो बच्चे जिनकी लिखने-पढ़ने की जो रफ़्तार है वो थोड़ी हम्म धीरे है या वैसे हम्म बच्चे जो स्कूल आने से बचना चाहते हैं किसी न किसी कारणों हम्म, से, वो किस तरीके से विद्यालय से दूर होते चले जाते हैं। हाँ हाँ तो और यहीं पर उन्होंने फिर एक दूसरा सवाल भी दागा है पाठकों के लिए, वो हम्म ये है कि अगर कुछ कहा जाए, हम्म तो कहा जाने का मतलब ये था कि उन्होंने एक जगह ज़िक्र किया है, मैं ये कह दूँ कि हाँ, पृष्ठ संख्या 14 में जो है 24 में उन्होंने इस चीज़ का ज़िक्र किया है कि हम्म कैसे जो है हायरार्की वो हम्म देखने को आती है स्कूलों में कि हम्म अगर एक मैनेजर होने के नाते उन्होंने अपने प्रिंसिपल उस वक़्त के प्रिंसिपल से कहा, भई हम्म कुछ तो करना पड़ेगा, देखिए हम्म चीज़ें जो है वो थोड़ी-सी अस्त-व्यस्त हैं। तो हम्म उन्होंने टोका मतलब प्रिंसिपल को ये लगा भैया कि मेरा जो है डिसिप्लिन पे कमांड नहीं है, तो हम्म उन्होंने फ़ौरन से जो है वो अध्यापकों को कहा और हम्म उसने भी उस अध्यापक को नहीं कहा जो सीनियर अध्यापक है, जो नए नवेले अध्यापक आए हैं उनको हम्म पहले पकड़ा। जी हम्म, आपको मेमो दिया गया, आपको ये किया गया, वैसे किया गया और उसके हाँ बाद जो जाहिर सी बात है कि अ, शिक्षकों को प्रिंसिपल के द्वारा कहा गया और बच्चों को हम्म शिक्षकों के द्वारा कहा जा रहा है। तो हाँ उन्होंने बताया कि कैसे चेन ऑफ जो रिएक्शंस है, रिएक्शन हम्म कहना हालांकि सही नहीं होगा, मैं कहूंगा रिप्रकर्शंस है, वो हम्म शुरू हो जाते हैं जब भी कुछ इस तरह के हम्म सुझावात्मक सवाल भी किए जाते हैं कि हम्म यहाँ तो कुछ करने की आवश्यकता है। तो मैं कहूँगा कि इस आ हायरार्की को भी जो है थोड़े दूसरे नज़रिए से देखने की ज़रूरत होगी ताकि चीज़ें एग्जैक्टली बदल सकें। आप कुछ कह रहे हैं मुरारी सर? हाँ, मैं ये कह रहा था कि करीब आधे घंटे से हम लोग बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ साथी हैं और कुछ शायद फेसबुक के जरिए देख रहे होंगे इसे। अगर उनका कोई सवाल होता है तो मैं तो रोहित से आग्रह करूंगा कि उन सवालों को हम तक लाएं। आई विल रिक्वेस्ट। और अगर हमारे साथी यहाँ पे हैं जिन्होंने किताब को नहीं पढ़ी है, तो एक नॉन रीडर के रूप में उनके मन में कैसा सवाल आता है, वो क्या जानना चाहती हैं? क्या उन्हें लगता है इस तरीके के बातचीत सुन करके कि हाँ यार, ये किताब तो बहुत इंटरेस्टिंग है, उनको कुछ मदद मिल सकता है इस किताब को पढ़ने से। तो उन सवालों को भी लिया जा सकता है। अगर कोई सवाल बीच में आना चाहे तो मैं चाहूंगा कि वो अनम्यूट करके, ऐसा ना हो कि वो लगातार हमें सुनते ही रह जाएं। एक चीज मैं जो बहुत इंटरेस्टिंग होता है एक टीचर के लिए, एक नॉन टीचर के लिए, आई डोंट नो कि उन्हें, एक टीचर के लिए लगता है कि जैसे वो अपनी ही कहानियों को पढ़ रहा है। मैं एक पैराग्राफ यहाँ पेज नंबर 30 से पढ़ना चाहूंगा कि हमारे स्कूल में कई तरह का जातिवाद देखने को मिलता है। इनमें नुमाया है एक पीजीटी, टीजीटी और असिस्टेंट टीचर में फर्क। दूसरा सीनियर जूनियर या तजर्बे के बिना पर बनाई गई श्रेणियां। यह फर्क तनख्वाह के फर्क और अलग अलग तालीमी मांग के जरिए औपचारिक तरीके से तो तंत्र में शामिल हो ही गया है, लेकिन यह स्कूल में जुड़ी जिम्मेदारियां लेने देने में, बैठकों में मुद्दे उठाने और अहमियत मिलने में भी साफ नजर आता है। यह टीचर्स के आपसी ताल्लुकात में कुछ इस तरह नजर आता है मानो स्वाभाविक है। तो ऐसा लगता है कि जो हम लोग अनुभव करते हैं एक स्कूल के अंदर, उसको किसी ने कलमबद्ध कर दिया है। तो ये जब भी मतलब किसी आम स्कूल, एक ऐसे स्कूल के आसपास जब रिसर्च होता है जिसमें ज्यादातर टीचर्स और बच्चे पढ़ाते हैं, जो आम लोगों का स्कूल है, तो तब मतलब हम इस तरीके से रिलेट कर पाते हैं। जी चंदन। बिल्कुल आपने जो है मैं कहूँगा कि देखिए हम्म इस किताब के बारे में बात करना जो है और ख़ास करके जो है जब किताब आपके हाथ में हो, तो हाँ इच्छा होती कि क्या कुछ बताया जाए और क्या कुछ जो है वो ना बताया जाए। मैं कहूँगा कि हाँ, एक बहुत ही ये बहुत रोचक बड़ा अंश जो सवाल। है वो मैं आपके साथ साझा करूँगा। हाँ हाँ पृष्ठ संख्या 92 में वो लिखती हैं
हाँ हाँ। कि 11वीं क्लास के मस्ताने समूह के बच्चों से स्कूल छोड़ कई साल बाद मुलाकात हुई। सब अरे वाह। अपने अपने कामों में मशगूल थे। पूछा हम्म स्कूल ने क्या दिया। फरहा मैम पूछती हैं उनसे, उन बच्चों से कि स्कूल ने क्या दिया। हम्म तो कुछ शर्माते हुए बोले स्कूल ने हमें इंडिया गेट जाकर हम्म लड़कियां तकने की, ब्रिटिश काउंसिल में घुसने की, हम्म कनॉट प्लेस में घूमने की हिम्मत तो दे दी है। हम्म। अंग्रेजी के 2 लफ्ज सिखा दिए हैं ताकि हाँ, आपका मेरे ख्याल से ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ गई है चंदन। आप शायद एक बार एग्जिट करके फिर से ज्वाइन कीजिए, तब तक शायद इसकी क्वालिटी इम्प्रूव हो जाए। और आप एक बहुत और हाँ सामाजिक आर्थिक। हाँ हाँ। आप जब पढ़ रहे थे तो वीडियो क्वालिटी में कुछ प्रॉब्लम आई थी। तो हाँ, तो एक्चुअली ये बहुत इंटरेस्टिंग आपने बताया कि अ, इस किताब को पढ़ते हुए ये सेलेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि किन बातों को हम बातचीत में शामिल करें और किन बातों को नहीं करें। एक एक पेज बेसिकली हर टीचर को शायद ऐसा लगता है कि ये हमारा ही अनुभव है, हमने ऐसा होते हुए देखा है, हमने इसको जिया है। तो अब जैसे एक बच्चे के बारे में जिक्र करते हुए बताती हैं, और इससे मुझे लगता है कि कितना एक बच्चों के बारे में जो समझ है, मुझे लगता है कि एक टीचर के लिए जब वो क्लास में पढ़ाता है तो अपने सब्जेक्ट से शायद ज्यादा समझ की जरूरत होती है अपने बच्चों के बारे में। यहाँ वो जिक्र करती हैं कि एक ऐसे ही परिवार में 3 बच्चे हैं जिनमें से 2 हमारे प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं। माँ की मौत के बाद दादी की देखभाल में थे। दादी ने बेटे की दूसरी शादी करवा दी कि बच्चों को माँ मिल जाएगी। अब बेचारी माँ, जिसकी पहली शादी थी, उसके अपने अरमान थे। शादी से पहले उसे बताया भी नहीं गया था कि शादी का मतलब अपने से कुछ ही छोटे 3 बच्चों की जिम्मेदारी होगी। उसने बच्चों की देखभाल से इनकार कर दिया। अब सास साहिबा इस फिराक में है कि किसी तरह मेहर के 30,000 रुपये जमा हो तो बहू को तलाक दिलवाएं। क्या करें, खाने वाले बढ़ जाएं और काम भी ना निकले, ऊपर से नाफरमान औरत को बर्दाश्त करना। तो कितना इंटरेस्टिंग, एक एक पैराग्राफ पे मुझे लगता है कि घंटों की बातचीत हो सकती है। एक तो बच्चे के उस कॉन्टेक्स्ट को समझना जहाँ से वो आ रहे हैं, किस तरह की जिंदगी, वो सिर्फ फाइनेंशियल क्राइसिस की जिंदगी नहीं है, रिश्तों में जो तनाव है, वहाँ पे वो बच्चे पल बढ़ रहे हैं। और साथ में इसका मतलब एक स्कूल, बच्चे, टीचर्स और तालीमी बातों के साथ-साथ ये कितना शानदार तरीके से समाज के जो जेंडर के और अन्य मुद्दे हैं, उन पे भी कमेंट करती हैं। जैसे ये जो है, ऊपर से नाफरमान औरत को बर्दाश्त करना, तो ये कितना शानदार एक एक तरीके से सटल तरीके से वो कमेंट है हमारे सोशल सिस्टम के ऊपर, हमारी सामाजिक व्यवस्था के ऊपर, जहाँ पर कैसे हम मतलब खास करके जेंडर के इश्यूज पे अ, एक डिसएडवांटेजेस पोजीशंस में महिलाओं को देखते हैं एक आम जिंदगी में। तो बहुत मतलब बेहतरीन तरीके से। और चंदन के आई थिंक इंटरनेट सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम आई है, और इसलिए वो उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। चंदन, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चंदन? हेलो। हाँ 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 हाँ, आपकी आवाज आ रही है। अगर वीडियो के साथ प्रॉब्लम है तो तब तक आप ऑडियो पे भी कुछ पढ़ सकते हैं, बाकी मैं इसको मतलब आपको पूछता रहूंगा। और तब तक जो हमारे बाकी साथी हैं, सुमन मैम आप अगर सुन रही हैं, सुनीता जी हैं, कोई भी अगर कुछ सवाल इससे इसके आसपास जो बातचीत अभी तक हुई है उसके आसपास अगर पूछना चाहें, आपके मन में आ रहा हो। गुड इवनिंग मुरारी सर। गुड इवनिंग फेसबुक मैम। पर मैं देख रही थी, साथ साथ हमारे साथी काफी सवाल पूछ रहे हैं, अगर वो अच्छा, मैं एक तो आपके लिए पढ़ दूं। अरे वाह वाह, जी जी जी। हंसराज सर पूछ रहे हैं, ये किताब स्कूल, समुदाय, मोहल्ले, राज्य के बीच की कड़ियों को बहुत नजदीक से शायद दिखा रही है। आप हाँ। इस पर भी कुछ टिप्पणी करें। और इस अच्छा। किताब का नाम बहुत आकर्षित है, इसको पढ़ने के लिए उनका मन कर रहा है, तो इसका लिंक वो पूछ रहे हैं कहाँ से मिल सकता है। हाँ हाँ और हाँ हाँ। और दूसरी किताबों से ये किस तरह अलग है, ये कुछ चंद अच्छा, सवाल हैं ये बहुत बहुत फेसबुक पर।
शानदार सवाल है हंसराज जी का। डेफिनेटली ये उस कड़ी को शायद मतलब कई सारी किताबें मैंने पढ़ी है, लेकिन एजुकेशन को जिस तरीके से अलग-अलग कड़ियों में एक साथ जोड़कर पिरो कर देखने की जो कोशिश है, ये मैं कहूँगा कि बहुत यूनिक है, बहुत यूनिक है। और तो इसको पढ़ते हुए ये अंदाज़ा आपको और होगा कि किस तरीके से कम्युनिटी स्कूल को कम्युनिटी के एक इंस्टीट्यूशंस के रूप में देखा गया है, और किस तरीके से, जैसा कि शुरुआती बातचीत में भी हमने कही कि हिस्टोरिकली भी उसको कॉन्टेक्सचुअलाइज़ करके देखा गया है। और जो एक सवाल का जो दूसरा हिस्सा था कि दूसरी किताबों से कैसे अलग है, तो मुझे यही लगता है कि जो दूसरी किताबें हैं, उसकी भी अपनी ख़ासियत है, लेकिन इसमें वही एक बहुत डीपली फ़ील्ड में एंगेज होकर के बातें आई हैं इसमें, मतलब करीब 8 से 10 साल का राइटर का इस फ़ील्ड के साथ जुड़ाव का अनुभव है, जो जिसको वो एक किताब के रूप में ला रही हैं। तो दैट इज़ समथिंग व्हिच आई फ़ील मेक्स इट वेरी, वेरी यूनिक, क्योंकि ज़्यादातर किताबें 6 महीने, साल भर में लिख दी जाती है ना? बहुत फटाफट। इसमें शुरुआत में ही राइटर लिखती हैं कि ऐसा कोई मकसद उनका नहीं था कि वो रिसर्च करने के लिए या किताब लिखने के लिए आई हैं। उनका मकसद था समझना, स्कूल की जो संस्था है उसको कैसे बेहतर किया जाए, उसके लिए काम करना। तो बहुत एकदम क्या कहेंगे उसको, मैं ऐसे-ऐसे जगहों पे मैं शब्दों को बहुत मिस करता हूँ, खास करके उर्दू के शब्दों को। तो बहुत धीरज के साथ, मतलब अ टाइम लेकर के इसको लिखा गया है। जी, हाँ, चंदन। सहजता, जिस चीज सहजता का एक जिक्र वर्ड हाँ, है, जैसे दो सहजता। लोग आपस जी, में जी। बात कर रहे हो हाँ, आमने-सामने बैठकर, हाँ, इसको हाँ, हाँ, पढ़ते हाँ। हुए ऐसी फ़ील आती है। एग्ज़ैक्टली, हाँ, चंदन एग्ज़ैक्टली। कंटिन्यू करो, वेट कर रहे हैं हाँ, आपकी। हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये कि मुरारी सर ने जिस बात का ज़िक्र किया है, मैं उसी चीज़ को बस एक बार दोबारा दिखा देता हूँ कि आप हुँ, यहाँ तारीख पढ़ सकते हैं कि हुँ, 2014 13 जनवरी को मैंने उनको लिखा था कि मैंने हुँ, उनका आर्टिकल जो है पढ़ा है, और मैंने उनसे कहा था कि बाकी जो उनके आर्टिकल हैं वो भी मेरे साथ साझा करें। और आप देख पाएँगे कि जो उस वक़्त 7 अध्याय लिखे गए थे, उन्होंने वो सभी जो है मेरे साथ साझा किए थे। तो जिस बात का ज़िक्र मुरारी सर करते हैं कि ऐसा नहीं है कि आनन-फानन में ये किताब लिख दी गई है, बल्कि जब उनकी क्लास में हम हुआ करते थे, तो वो उस स्कूल का ज़िक्र भी करती थी, और इस तरीके से करती थी जैसे कोई ज़िंदा इकाई की बात की जा रही हो। और मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि हंसराज सर का जो सवाल था, मैं कहूँगा वो सवाल अपने आप में बहुत ही पर्टिनेंट है, और मैं कहूँगा वो इसलिए भी हालाँकि मुरारी सर ने इसका जवाब दिया है कि किताब क्यों यूनिक है इस तरीके से। तो जो छठा अध्याय है, उसमें एक जगह पर वो लिखती हैं कि शिक्षक द्वारा बच्चों का चित्रण कैसे किया जाता है। हुँ, तो वहाँ पर उन्होंने लिखा है कि शुरू में जब बोर्ड के नतीजों को लेकर मैंने परेशानी का इज़हार किया, तब जो टिप्पणी सुनने को मिली वह डरा देने वाली थी। कहा गया, बंजर ज़मीन पर खेती नहीं होती, हुँ, चाहे जितनी कोशिश कर लें मैम, ये लोग हुँ, नहीं सीख सकते। यहाँ पर हाँ, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात हो रही है। हुँ, अगर अल्फाज पर गौर किया जाए तो आप पाएँगे कि बच्चों के पिछड़ने को कुदरती मान लिया गया है। हुँ, साथ ही अपनी मेहनत की दलील भी दे दी गई है कि हम तो बहुत कोशिश कर रहे हैं जी, यहीं हुँ, से रिजल्ट जो है वो नहीं आ रहा। हुँ, एक हुँ, और भी बात कही जा रही है, और इस तरह अपने आप को किसी भी इल्ज़ाम से बरी कर लिया गया है। तजर्बेकार टीचर कई बार उत्साह में कम हुँ, उम्र के टीचर को सलाह भी देते हैं, हुँ, खपने का कोई फ़ायदा नहीं। हुँ, इनको कोई डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बनना, ठेली हुँ, लगाएँगे। हुँ, कई टीचर अपने इल्म के बलबूते पर कहते हैं, कई हुँ, बच्चे तो स्लो लर्नर हैं, हुँ, आईक्यू बहुत कम है, बस हुँ, 70 ही होगा। कई हुँ, और जुमले सुनने को मिलते हैं, जैसे अरे मैम, ये मजदूरों के बच्चे हैं, हुँ, पढ़ाई लिखाई इनके बस की बात नहीं। हुँ, इस हुँ, तरह के जुमले दिखाते हैं कि कुछ लोगों और बच्चों का पिछड़ापन कुदरती मानने के साथ साथ सीखने की सलाहियत, कैपेबिलिटी, और हुँ, हुँ, खास लोगों का सरमाया मान ली गई है। मतलब कि हुँ, कुछ खास वर्ग के बच्चे ही जो है वो सीख सकते हैं। सभी के लिए सीखना पढ़ना जो है वो नेचुरल नहीं है। उनके लिए बहुत उनका पिछड़ा रह शानदार। जाना जो है वो नेचुरल है। तो यहाँ पर वो सवाल खड़ा करती हैं ऐसे
शिक्षकों की मानसिकता पर कि किस हाँ। आधार पे आप ऐसा कहते हैं या मानने का जो है वो मादा रखते हैं? और बहुत एक तरीके से बहुत शानदार ये वाला आपने पढ़ा। मैं कहूँगा कि ये बेहतरीन सिलेक्शन था, जो क्रिकेट में कहते हैं शानदार शॉट। तो ये जबरदस्त सिलेक्शन था आपका, क्योंकि दिस इज समथिंग व्हिच वी आल्सो हियर अराउंड। हाँ, तो हम मतलब अमूमन ये सुनते रहते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो मजेदार मजेदार वाकया इसमें है कि किताब को पढ़ते हुए, और मुझे लगता है अगर आप उसको भी कहीं ढूंढ निकालें, कि या जहाँ पे ये टीचर्स पे सवाल उठा रही हैं कि टीचर इस तरीके के शब्दों और अल्फाजों का प्रयोग करते हैं, लेकिन साथ ही ये टीचर्स को तैयार करने वाले टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम और इन सर्विस प्रोग्राम के लिमिटेशंस को भी अंडरलाइन करती हैं कि टीचर की अकेली जिम्मेदारी नहीं है। जिस स्ट्रक्चर में वो काम कर रहे हैं, जिस तरीके की उनको उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, मतलब प्री सर्विस, मतलब इसमें आने से पहले और आने के बाद भी, उन उन तमाम चीजों को, और मतलब डेयरिंग रिसर्चर एंड राइटर सीज कि वो अपने ऊपर भी सवाल उठाते हैं, क्योंकि वो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में मतलब प्रोफेसर हैं। हाँ, जो इस जामिया मिलिया में जहाँ पे टीचर्स तैयार किए जाते हैं, तो अपने आप को भी सवालों के घेरे में लाती हैं। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि टीचर के इस फंक्शनल इस तरीके के फंक्शन को वो सवाल तो करती ही है, साथ में टीचर को जो तैयार कर रहा है, जो ट्रेन कर रहा है, उनके लिमिटेशंस को भी सवाल करती है कि क्यों नहीं इस तरीके की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डिजाइन की जाती है, या क्यों नहीं हम टीचर को इस तरीके से तैयार करते हैं कि वो लर्निंग को इस तरीके से मतलब नेचुरल मान करके नहीं चले, है ना। तो इसका मतलब तो जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, शिक्षकों को तैयार करने की जितने भी कोर्स हैं, वो एकदम फेल है। अगर उन तमाम प्रोग्राम्स से आने के बाद भी टीचर मान के चलते हैं कि ये नेचुरल है, जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं वो तो पढ़ ही लेंगे, जो नहीं पढ़ने वाले हैं वो नहीं पढ़ेंगे, तो इसका मतलब ट्रेनिंग प्रोग्राम में कुछ नहीं किया गया। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट आई विल से। और जब आपने ऐसा ढूंढा तो एक मुझे भी नजर आया है, बिल्कुल। मैं पढ़ूंगा एक। और ये भी बहुत शानदार कॉन्टेक्स्ट में है, चूंकि हम सब स्कूलों में जाते हैं, देखते हैं, और ये चीजें हमें बार बार सुनने को मिलती है। ये कहती है कि एक मध्यम वर्गीय नौकरी पेशा परिवार की तरह, बच्चों के बारे में बात करते हुए, एक मध्यम वर्गीय नौकरी पेशा परिवार की तरह वक्त पर उठना, खाना, सोना, पढ़ना इनके बस में नहीं है। बच्चों के बारे में बता रही हैं। आखिर पेट तो पालना ही है। इस बात को नजरअंदाज कर दिया जाता है कि तालीम हासिल करना इन परिवारों के लिए एक बड़ी जंग है। सहारा देने और इनकी दिनचर्या के हिसाब से स्कूल निजाम को आयोजित करने की कोशिश एक दूर की बात लगती है। तो दिस इज समथिंग, मुझे लगता है, जिसके बारे में बहुत कम बातचीत होती है, या जिसकी बहुत कम समझ है। हम में से ज्यादातर टीचर्स जो बच्चों के साथ रूबरू होते हैं, हम जैसे पढ़ के आए हैं या हमारे बच्चे जहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो हमारी जो शिक्षा को लेकर के समझ है वो एक मिडिल क्लास अंडरस्टैंडिंग है कि इतने बजे स्कूल खुलता है, बच्चे स्कूल में जाते हैं, वो स्कूल से आते हैं, फिर ट्यूशन जाते हैं और होमवर्क पूरा करते हैं। लेकिन जो एक बड़ी तादाद बच्चों की है जो सरकारी स्कूलों में आ रही है, और जिस स्कूल के बारे में मैम लिख रही हैं, शफीक मेमोरियल, वहाँ पे जो बच्चे आ रहे हैं, उनमें से बड़ी संख्या में, मान के चलिए 50-60% बच्चे कामकाजी घरों से आते हैं, जहाँ पे वो भी कामकाज में मदद करते हैं। कई बार वो ऐसे काम में लगे हैं जहाँ उन्हें रात में 2 बजे तक जगना पड़ता है, या अगर वो खुद नहीं भी जग रहे हैं तो उनके घर में कारखाने हैं, उनके मम्मी पापा भाई बहन काम कर रहे हैं, तो उनके लिए सोने का कोई मतलब नहीं बच जाता है। और जब वो 2 बजे 3 बजे रात तक जगे हुए रहते हैं, तो सुबह 7 बजे उनके लिए स्कूल पहुंच जाना बहुत मुश्किल लगता है कई बार। तो ये जो सवाल एक कर रही हैं और जिसको लेकर के बहुत कम डिस्कोर्स है कि क्यों न एजुकेशन को हम उस क्लास के के नजरिए से देख पाएं, उसको ढालने की, उसको रीएडजस्ट करने की एक बार कोशिश कर पाएं। इस पे मुझे लगता है कि बहुत कम काम है, बहुत कम चर्चा होती है। ज्यादातर चर्चा जो डिसिप्लिन के नाम पे होता है, वही कि हमने स्ट्रक्चर दिया है, इसमें फिट बैठ जाओ। फिट नहीं बैठोगे, तुम इनडिसिप्लिन हो, पढ़ने वाले नहीं हो, और तुम नालायक हो। तो मुझे लगता है ये एक बहुत शानदार उनका नुक्ताए नजर, पर्सपेक्टिव, मैंने इसी किताब को पढ़ते हुए सीखा कि पर्सपेक्टिव को उर्दू में नुक्ताए नजर कहते हैं। बहुत खूबसूरत शब्द लगता है मुझे। जी चंदन। यहाँ पर मैं कहूँगा कि 2-3 चीज़ों का जो है वो ज़िक्र करना चाहूँगा, हम्म। जहाँ पर
पृष्ठ संख्या 199 में मैं कहूँगा कि चूंकि ये किताब जो है वो एक ऐसे कम्युनिटी को केंद्र में रखकर लिखी गई है। यहाँ पर मैं कहूँगा जब हम चीज़ों को इस ऐसे मौके पे आयोजित करते हैं तो ऐसे डिस्टरबेंस आते रहते हैं बीच अरे रे 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 में। ये डिस्टर्बेंस नहीं है, दिस इज व्हाट द लाइफ इज। ठीक है, ये काफी देर से मुझे देख रहा था दूर से, तो मैंने इसकी हाँ माँ से कहा कि आने दो इसको। हाँ हाँ हाँ, एब्सोल्युटली। सो यहाँ पर मैं कहूँगा कि पृष्ठ संख्या 199 में लिखती है वो कि पढ़ाई जारी रखना भी एक मुहिम है। यहाँ पर गर्ल एजुकेशन की जो चैलेंजेस हैं वो उनको उजागर करती हैं कि एक पेरेंट जो है वो विद्यालय आती हैं और वो चाहती हैं कि उनके बच्चे का नाम जो है उनका उसका जो रिजल्ट, यस बेटू, हाँ हाँ लूसी इसको ले लो, वो अखबार में जो है वो पब्लिश किया जाए, क्योंकि 9.8 परसेंटाइल जो है उस एक सेकंड हाँ हाँ ठीक है ठीक है। मैं जो वो बात अभी बता रहा था उसी के संदर्भ में चंदन, मैं आपकी बातों पे फिर से एक बार आता हूँ। लेकिन मैं जो बता रहा था कि वो जो सवाल उठा रही हैं कि स्कूल किस तरीके से एक खास तबके के लोगों के लिए डिजाइंड है, उसी को आगे बढ़ाते हुए कहती हैं एक बहुत शानदार बात कि जब इनके तजर्बों को, बच्चों के तजर्बों को स्कूल में जगह मिलेगी, इनके कौशल और मेहनत की कदर होगी, तभी इनके विमोचन का सुराग मिल पाएगा। इन्हें तरस नहीं, इज्जत और कबूलियत चाहिए। कई टीचर इनकी तरफ तरस की भीख के टुकड़े भी बढ़ा देते हैं। कहते हैं भाई बहुत गरीब बच्चे हैं, वे दो भाई तो यातीम हैं, माँ सिलाई करके घर चलाती है। तो ये देखिए कि मतलब बिल्कुल हम लोग देखते हैं ना, और ये कितना शानदार एक बात कह रही हैं कि इन्हें जो है कबूलियत चाहिए, तरस नहीं, इज्जत और एक्सेप्टेंस कबूलियत चाहिए, एक्सेप्टेंस चाहिए। एग्जैक्टली। हाँ, आप जिस तो बात का जिक्र कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर जो आपने कहा कि जो एक्सेप्टेंस चाहिए, और एक तरीके से मैं ये कहूँगा कि कई चीजें अज्यूम्ड कर ली जाती हैं, वो इस पर भी सवाल खड़ा करती हैं कि क्यों अज्यूम कर रहे हो, वो मौके तो दो ताकि बच्चे जो है वो बता सकें कि आखिर उन्होंने सीखा क्या है। जो 14th चैप्टर है, हाशिए पर इल्म और बच्चे, क्या जिम्मेदार है मूल्यांकन, तो वहां पर वो लिखती हैं कि स्कूल में जो है इतिहास क्लब बनाए गए थे, जिसमें उन्होंने बच्चों को असाइनमेंट दिया था कि उस क्लब का काम ये था कि भैया सबसे पहले जो है किताब के इतिहास को बाद में अपने परिवार का इतिहास जानने की कोशिश करो, और बच्चों ने लेख साझा किए थे, और वो क्या अमेजिंग लेख है। मैं तो चाहूंगा कि अगर आप एक लेख को इतिहासकार बच्चे। हाँ बिल्कुल। तो पहला लेख है मेहताब आलम, कक्षा 9वीं, बिहार का जिला। मेरा नाम मेहताब आलम है। अपने परिवार का इतिहास जानने के लिए मैंने आज से कुछ 50-60 वर्ष पूर्व का अध्ययन किया और यह जानने का प्रयास किया कि एक संयुक्त परिवार किन कारणों से अलग होता है या निम्न कारणों से हो सकता है। क्या यह गरीबी के कारण होता है, क्या यह बेरोजगारी के कारण होता है, क्या यह महिलाओं की प्रतिक्रिया के कारण होता है। आज से 80-85 वर्ष पूर्व अध्ययन करने से पता चला कि अंग्रेजों के समय से ही गांव के लोग अपने परिवार को छोड़कर अलग हो जाते थे। इसका प्रमुख कारण था यहाँ पहले से गरीबी थी, ऊपर से अंग्रेजों द्वारा जबरन नीति खेती करवाना। इससे लोग परेशान होकर अपने घर का खर्च पूरा करने के लिए परिवार से अलग चले जाते थे। उसके बाद जो है आगे लिखा है कि ऐसे ही अलग होते होते इस गांव की जनसंख्या तो कभी 4000 थी, अब 1000 से 1500 रह गई। फिर एक हेडिंग लिखी गई है कि घर का पहला व्यक्ति घर से अलग हुआ। मेरे घर के पहले व्यक्ति मेरे बड़े वाले चाचा घर से अलग हुए, जिसका कारण यह था, एक तो घर में सदस्यों की तादाद अधिक थी, छोटे वाले भाई बहन की पढ़ाई के खर्च को पूरा करने के लिए उन्हें शहर की ओर निकलना पड़ा। वे केवल 5वीं कक्षा पढ़े और फिर धनबाद गए। 1964 में राजमिस्त्री का काम किया। बाद में 16 अगस्त 1965 में दिल्ली चले गए और साइकिल की दुकान पर काम किया। फिर साउथ एक्सटेंशन में चले गए, थोड़ी बहुत इंग्लिश सीखी। आज वे एक लिमिटेड कंपनी में सुपरवाइजर है। तो देखिए कि बच्चों को जब उस तरह के सवाल पूछे जाएंगे तो उनके सोचने का जो नजरिया है वो काफी विस्तृत होता है, और वो आपको रटे रटाए जवाब नहीं देंगे, बल्कि वो सीखे हुए जवाब जो है वो लिखने की ओर प्रस्तुत होते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग। हाँ बिल्कुल।
ये जो हिस्ट्री क्लब का जिक्र है और उसके जरिए जो बच्चों ने लेख लिखे हैं, एक तरीके से हिस्ट्रियोग्राफी को सीखा है कि कैसे खुद से हिस्ट्री को बना सकते हैं, वो तो मतलब एक तरीके से अमेजिंग लेख है। सारे लेख मतलब पढ़ने चाहिए तो हमारे, लेकिन इस वक्त इतना वक्त नहीं होगा कि हम सारे लेखों को यहाँ पे पढ़ पाएं। ठीक है, आप आगे क्या बताना चाह रहे थे चंदन? मैं जो उस वक्त आपको बीच में बताया था कि जब आप टीचर वाला सवाल उठा रहे थे कि उन्होंने बीएड कोर्सेज पे भी सवाल उठाया, वो मुझे मिल गया है, वो 199 नंबर पेज पे है। बिल्कुल बीएड जैसे कोर्स ने पता नहीं क्या और कैसे सिखाया, वे खुद भी चुप्पी की जबान सीख चुके हैं। टीचर्स के बारे में बता रहे हैं, मैनेजमेंट की धमकियां, एसीआर का रौब, सरकारी महकमे का 5% का एहसान, परिवार की बंदिशें, सामाजिक विज्ञान ने न तो उन्हें जिंदगी के ताले की चाबी दी और न ही वह कुंजी बच्चों को थमा पा रहे हैं। ये सोशल साइंस टीचर्स के कॉन्टेक्स्ट में एक कमेंट है, लेकिन शुरुआत वहीं से है। बीएड जैसे कोर्स ने पता नहीं क्या और कैसे सिखाया, तो वो उस ट्रेनिंग प्रोग्राम पे भी सवाल खड़े कर रही है। जी जी चंदन। उसी में मैं जिस लेख को पढ़ रहा हूँ उसमें हाँ। आगे जो है वो एक हेडिंग है, शर्त है बराबरी हो, एक दूसरे से सीख सके। मेहताब ने अपने तीसरे सवाल के बारे में कुछ नहीं लिखा, पूछने पर एक अच्छी बहस जरूर की। उनका अटल यकीन था, शायद अभी भी है, महिलाएं घर तोड़ने के लिए जिम्मेदार होती हैं। अपनी चाची का उदाहरण देकर समझाने की कोशिश भी की कि किस तरह चाचा से ससुराल वालों की लगाई बुझाई करके और कान भर के। सो ये दिखा रहा है कि किस तरीके से परिवार में जो जिस तरह का डायलॉग्स होते हैं, या फिर मैं कहूँगा किस तरह की जो अपब्रिंगिंग होती है, और आपके परिवार में मैं कहूँगा कि इसके लिए जो आप लोगों ने कुछ दिन पहले पावर डायनामिक्स और पावर शेयरिंग की बात की थी, वो भी काफी जुड़ती है इससे कि किस तरह की चीजें जो है वो चीजें जो है वो बच्चों की समझ जो है वो बनाती हैं और उसको अलग अलग तरीके से दिखाने की कोशिश करती हैं, और बच्चे जो है कहीं ना कहीं उन्हीं नोशंस को लेकर के जो है वो आगे बढ़ते हैं। एग्जैक्टली। हाँ, तो बेसिकली मुझे लगता है कि कई सारे जो हमारे मतलब एक तरीके से एक्सपर्ट ऑडियंस होंगे, उन्हें लगता होगा कि कई बार हमारी बातचीत में तारतम्यता नहीं है या फॉर्मूला नहीं है। तो मुझे लगता है कि वही इसकी खूबसूरती है। इनफैक्ट किताब ही इसकी बात करता है ना? तो तो इट कैन बी अ पार्ट ऑफ अ डिजाइन। तो एक मैं पढ़ना चाहूंगा जो बहुत दिलचस्प एक किस तरीके से मतलब व्हाट इज एजुकेशन, उस पे भी इन्होंने बहुत जबरदस्त एक एनालिसिस किया हुआ है। 237 पे ये लिखती हैं कि इस लेख में, मतलब उस चैप्टर में, क्या हम हाशिए के लोगों के इल्म को भी हाशिया पर डाल देते हैं, या फिर चूंकि इल्म हाशियों की नजर होता है तो लोग भी हाशियों की रौनक बन जाते हैं। क्या हिम्मत और सहारा देना बच्चों को मरकज की तरफ छलांग लगाने में मदद कर सकता है? अब ये लाइन देखिए कितना शानदार है। मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा समझाइए मुझे कि चूंकि इल्म यानी कि शिक्षा हाशियों की नजर होता है, जो हाशिए पे हैं होता है, तो लोग भी हाशियों की रौनक बन जाते हैं। इसको कैसे समझ? यहाँ पर मैं कहूँगा कि चूंकि स्कूल जो है वो एक मार्जिनलाइज इलाके के बच्चों को ध्यान में रखते हुए जो है बनाया गया है, और मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं आपने शुरू में हमारी बातचीत के शुरुआत में इस चीज का जिक्र किया था कि इस स्कूल का अपना ऐतिहासिक महत्व भी रहा है। इसमें ये लिखा गया है कि जो है कैसे 1913 में मदरसा रहमानिया जो है वो बाड़ा हिंदू राव के उसमें इसकी शुरुआत हुई थी। अताउर रहमान जो कि एक बिजनेसमैन थे, उन्होंने जो है जमीन दी थी और वो इसका इंतजाम करते थे। पार्टीशन के बाद वो पाकिस्तान चले गए, और जाने से पहले जो है चाबी जाकिर हुसैन जो उस वक्त के वाइस चांसलर थे जामिया मिलिया इस्लामिया के, उनको सौंप कर गए थे। और इसीलिए मैं ये कहूँगा कि जो जामिया के जो वीसी रहते हैं वो इसके संरक्षक के तौर पर जो है वो काम करते हैं। तो चूंकि ऐसे तबके और ऐसी कम्युनिटी के बच्चों के लिए स्कूल काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं बार बार जो है वो नोशन इम्बेड करने की उन पे कोशिश की जाती है
कि तुम इस पढ़ाई के लिए नहीं बने हुए हो। और जब एक चीज ये भी है कि हालांकि ये बहुत ही गलत बात है कि कई बार अगर कई लोग एक ही बात को बोले तो बच्चा उस बात को अपनी नियति मान लेता है। तो यहाँ पर जो है ऐसे शिक्षकों पर सवाल खड़े हो जाते हैं कि फिर आप शिक्षक क्यों हैं, आपको कुछ और होना चाहिए था। शिक्षक होने के नाते हमारा ये कर्तव्य होता है और ये हमारा पुनीत कर्तव्य होता है कि अगर कोई बच्चा ऐसा मान भी रहा है अपने बारे में तो आपको उन नोशंस को तोड़ना है और उसको ये यकीन दिलाना है कि वो सब कुछ सीख सकता है जो वो सीखना चाहे। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि इस चीज को मैम ने यहाँ पर जो है रेखांकित किया है कि कैसे वो बच्चे ये उन बच्चों को ये मनवा दिया जाता है कि जी तुम इसके लिए नहीं बने हो, ये किसी और के लिए है। हाँ, और बच्चों के साथ जो इनके ताल्लुकात थे उस पे भी इन्होंने एक्चुअली 2 चैप्टर लिखे हैं, बच्चे, टीचर्स, इन सब के साथ रिश्तों के सफर, है ना? वो बहुत शानदार चैप्टर है। मैं उसमें से एक अंश आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा, which inspires me as a teacher and for anyone perhaps, कि कैसे रिश्तों को स्कूल के अंदर ये देखती हैं कि बच्चों का और मेरा रिश्ता दो तरफा ही रहा है। बहुत से बच्चे स्कूल में मुझे देखकर सलाम करते हुए भागे चले आते, खैरियत दरियाफ्त करते थे, हालचाल पूछते थे। कई बार फोन पर भी बात हो जाती थी। रमजान में इफ्तार का बुलावा भी मिला है। शिकायत के, राय मशवरे के, इल्तिजा के फोन भी आते रहे हैं। कई बच्चों ने मैनेजर के साथ रिश्ते का दिखावा भी किया है। कुछ ने इस रिश्ते के हवाले से टीचर पर धौंस भी जमाई है। कुछ ने बस लिहाज अदब किया। बहुतों ने जिंदगी के तजर्बे बांटे, बयान किए, मजाक किए, मेरी मजाक भी उड़ाई, राय भी दी। मैम, फाजिर की नमाज अदा करने का बहुत सवाल है। कोशिश कीजिए कि पढ़ पाए। जिद भी की, दबाव भी टाला। मैम, आखिरी साल है, पिकनिक के लिए तो हाँ कर दीजिए। धमकी के अंदाज में भी बोला गया, यह तो गलत हुआ, स्कूल तो शिफ्ट नहीं होनी चाहिए। तो कितनी खूबसूरती से रिश्तों के इतने अलग अलग पहलुओं को इन्होंने यहाँ पे दिखाया है, समेटा है, जो कि जनरली हम जो एक पावर रिलेशन है उसी में देख पाते हैं कि एक स्ट्रक्चर है, प्रिंसिपल, टीचर्स, फिर बच्चे, और हमें लगता है कि इतने सारे मल्टी डायमेंशनल, इतने बहुआयामी रिश्ते नहीं होते हैं, जबकि मतलब इन रियलिटी ये इतने मतलब बहुआयामी रिश्ते हैं, और इसको उन्होंने कितना खूबसूरती से इन लफ्जों में कैद किया है। जी चंदन, आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? आप सुन पा रहे हैं चंदन? जब बात आती है, मैं आपको सुन पा रहा हूँ, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ 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 हाँ, आ रही है। सो जब बात करते हैं टीचर स्टूडेंट रिलेशन की, तो ये बेहद जरूरी हो जाता है कि हम सिर्फ पढ़ाने वाला ही उनसे उस तरह के ताल्लुक ना रखें, बल्कि उनसे सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर भी उनसे जुड़े। अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो बच्चे सहजता के साथ आपके साथ अपनी बातें साझा कर सकेंगे। मैम इस बात का जिक्र क्लास में भी करती थी और किताब के जरिए भी उन्होंने इस चीज को रेखांकित किया है। हाँ, आप मेरे ख्याल से ऑडियो में कोई प्रॉब्लम आई है। मैं एक बहुत खूबसूरत यहाँ पे नोट जो मैंने लिया हुआ था पढ़ते वक्त, वो पढ़ना चाहूंगा। और बहुत खूबसूरत है हम सभी टीचर्स के लिए बेसिकली, कि जब लोगों को लंबे वक्त तक सोचने, समझने और बड़े मकसद को तदवीरी शक्ल देने के मौके नहीं मिलते, तो लोग आहिस्ता आहिस्ता सिर्फ पुर्जा बन जाते हैं, बल्कि उन्हें आजादी से भी डर ही लगता है। तो मतलब वी ऑल कैन रिलेट विथ इट परहैप्स, है ना, कि कितना जरूरी है एक एक खास एज के बाद जब हम देखते हैं स्कूलों में कि लोग दिलचस्पी नहीं लेते हैं, तो शायद वो प्रक्रियाएं ऐसी है जिन्होंने उनको इस तरीके से बना दिया है। इट्स नॉट कि ऑल ऑफ सडन उनकी पर्सनैलिटी टाइप ऐसा है कि वो ऐसा बन गए हैं। ये बहुत खूबसूरत लाइन है ये, कि अगर हम लंबे समय तक उन्हें इस तरीके के मौके नहीं देते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्हें आजादी से भी डर लगने लगता है। तो कितनी बारीकी से उन्होंने मतलब एक एक चीज को कैप्चर किया हुआ है। जी चंदन। मैं जो है ये कहूंगा कि इन्होंने आखिरी में जो है, जो इनके धन्यवाद देने का तरीका है, अगर हम देखें अमूमन जो है वो जो किताब
होती है उसमें शुरुआत में जो है वो धन्यवाद ज्ञापन होता है, पर इन्होंने बिल्कुल आखिरी में जो है किताब के आपका शुक्रिया करके जो है एक तरीके से एक चैप्टर जो है वो लिखा है कि डायरी के पन्ने तो अभी बाकी हैं, लेकिन इस श्रृंखला को यहीं खत्म कर रही हूँ। खत्म करते हुए एक अजीब से अधूरेपन का एहसास है, जैसे जो पन्ने या लेख लिखे गए उसमें उनमें कहीं कुछ छूट सा गया हो, या फिर एक फोटो को दिखाने के दौरान वह फोटो ही बदल सी गई हो। कहानी के शुरुआत और अंत के बहुत से छोर हो सकते हैं, हम कहाँ से कहाँ तक की कहानी बयान कर रहे हैं इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। तो वो टाइम फ्रेम की बात करती हैं, जिसका कि आपने कहा था कि एक लेखक के तौर पर जो है हमें भी इस चीज को समझना होगा कि आप किस वक्त को जो है वो बताना चाहते हैं अपने पाठकों को। तो कई किताबें ऐसी होती हैं जिसका ना तो ओर का पता चलता है ना छोर का पता चलता है, लेकिन वो यहाँ पर इस टाइम फ्रेम को ध्यान में रखने की जो है वो बात करती है। एब्सोल्युटली। और मुझे लगता है चंदन की किताब इतना शानदार है और क्योंकि हम भी इससे इस तरीके से जुड़े हुए हैं, तो बातचीत तो लगता है कि चलता ही रहेगा। और डेफिनेटली मुझे लगता है किसी भी बातचीत में हम इसके हर पहलू को नहीं छू सकते हैं। इस बातचीत में हमने कुछ पहलुओं को छुआ है, बहुत सारे पहलू अनछुए रह गए हैं, और जो कि मकसद भी इस टॉक का यही रहेगा कि अनछुए पहलुओं को छूने के लिए लोग इस किताब को पढ़ें। रीड विद ए टीचर का ये एक बड़ा मकसद है। हम जिस किताब के भी बारे में बातचीत करेंगे, मकसद यही रहेगा कि आप उन अनछुए पहलुओं को छुएं जिसे हम लोग अपनी बातचीत में नहीं छू पाते हैं। चंदन, मैं तब तक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ढूंढ लें, इस किताब में बहुत शानदार शेरो शायरी भी कॉन्टेक्चुअलाइज करके दिया गया है, तो कम से कम एक आप जरूर पढ़ें। मैं तब तक इनका जो एक मैं अपनी तरफ से जो आखिरी पंक्ति पढ़ना चाहूंगा, जो मुझे बहुत इंस्पायर करता है, कि इस दौर के जमाने में स्कूल ने मुझे आगे दौड़कर अकेले हो जाने की बजाय कदम मिलाने की कोशिश करना सिखाया है। एंड आई फील इट्स सो अमेजिंग। मतलब मैं इसको फिर से पढ़ना चाहूंगा कि इस दौर के जमाने में स्कूल ने मुझे आगे दौड़कर अकेले हो जाने के बजाय कदम मिलाने की कोशिश करना सिखाया है। एंड दिस इज समथिंग, यू नो, द ग्रेट मैसेज व्हिच आई टेक, कि आगे बढ़कर अकेले हो जाने के बजाय स्कूल ने हमें कदम मिलाने की कोशिश करना सिखाया है। तो दिस इज समथिंग व्हिच वी ऑल इज एक्चुअली अ लेसन फॉर ऑल ऑफ अस। तो अगर आप तैयार हैं, कोई ऐसा अगर आपको मिल गया है तो उसको आप शेयर कीजिए और हम फिर इस प्रोग्राम को समाप्त करेंगे। मेरे ख्याल से फैज साहब का जो एक उन्होंने शेर जो है वो साझा किया है, उससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। उसके पहले की 2-4 पंक्तियां मैं पढ़ देता हूँ ताकि उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो सेट हो जाए। जी जी। कि कमी और कमियों की सूरत में नफसी नफसी का आलम है, इलाके में समाज सेवकों की बाढ़ सी है। ये वो लोग हैं जो रियाया और आलम पलाह के बीच राब्ता कायम करते हैं, बल्कि ये राज्य और राजाओं पर तनकीद करने, दबाव बनाने की बजाय गलतियां, जातियां ढकने छुपाने में लगे रहते हैं। दोनों तरफ फायदे हैं, घुन पिसती रहे। अफसोस घुन गेहूं से ज्यादा है, काम होने पर, वक्त आने पर वोट वसूलते हैं। समाज सेवक होना जगह के हिसाब से तो मुनासिब मशगूलियत है, लेकिन ये चेतना जगाने की बजाय बुझाने का काम अंजाम दे रहे हैं। हमारे एक साथी टीचर के हिसाब से ये लोगों को जहनी तौर पर खरीद लेते हैं। पता चला बेवकूफों ने नारे लगा लगा कर गलों को फाड़ रखा है। फैज इन्हें देखते तो कह उठते, जो बिगड़े तो एक दूसरे से लड़ा दो, जो बिगड़े तो एक दूसरे से लड़ा दो, जरा एक रोटी का टुकड़ा दिखा दो। यह मजलूम मखलूक गर सर उठाए तो इंसान सब सरकशी भूल जाए। अरे इस तरीके से जो है वो आपसी खूबसूरत भेदभाव को बढ़ाया जा रहा है जानबूझकर, ताकि हम बुनियादी जो सवाल हैं उनको ना करके जो है मजहबी सवालों में ही उलझे रह जाए। बहुत खूबसूरत चंदन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी से मैं मतलब लगूंगा कि रीड विद ए टीचर का एक मकसद रहेगा कि हम बुनियादी सवालों को इन किताबों को पढ़ते हुए उठाते रहें। अभी तक का जो प्लान है कि हर 15 दिनों में हम किसी नए पुस्तक के साथ, किसी नए शिक्षक के साथ इसको बातचीत करेंगे। और मैं आपसे चंदन को रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप रीड विद ए टीचर में आए
तो आप भी एक साथी को तलाशिए, उनके साथ एक किताब ढूंढिए और ऐसे ही पढ़िए। ये प्लेटफॉर्म आपके लिए मतलब आपका स्वागत करेगा जब भी आपको समय मिलेगा, ताकि मतलब हम और भी ज्यादा किताबों के बारे में और भी ज्यादा टीचर साथियों के साथ बातचीत कर सकें। मेरे साथ जो इस प्रोग्राम में यहाँ पे सुमन मैम, रोहित जी, इला वर्मा मैम, आशा जी, वेरी इंटरेस्टिंग हमारे साथ मुझे लगता है कि एक आशा जी हैं जो हैदराबाद से भी जुड़ी हुई हैं, मीनाक्षी मैम जुड़ी हुई हैं। तो इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपका कोई सवाल है तो क्विकली पूछ सकती हैं, अदरवाइज हम इस प्रोग्राम को अभी यही खत्म करते हैं। हमारा मकसद है कि हम 1 घंटे से ज्यादा इसको नहीं बढ़ाएं। कोई कमेंट किसी का, एनीथिंग? तो सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया गुड फेसबुक पे जिन इवनिंग लोगों ने। मुरारी सर। जी जी जी। सो इट वाज अ वंडरफुल सेशन, बहुत अच्छा लगा। और इतना जानने के बाद इस किताब के बारे में मैं तो इसे ज़रूर पढ़ना चाहूँगी। अच्छा। और मतलब मैं वेट कर रही हूँ कि कैसे मुझे ये बुक मिले और मैं इसे जल्दी से जल्दी पढूँ। एक सवाल है मेरा जो जी मैंने फेसबुक में भी लिखा है, इफ यू फाइंड इट रेलेवेंट, और आप ब्रीफ में उसको अगर जी आंसर कर सकें जी कि इस किताब को लिखने के लिए जो रिसर्च फरहा मैम ने की, तो जो चैलेंजेस उन्होंने फेस किए, अ, हाँ। जो एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस उन्होंने फेस किए या कोई रेजिस्टेंस फेस की, तो क्या उसके बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे ब्रीफ में? और क्या उन्होंने इसका मेंशन अपनी किताब में भी किया है? एब्सोल्युटली उन्होंने बिल्कुल उन किया है। सभी चैप्टर बातों के नंबर बारे 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, ये में। 3 चैप्टर जो है इन्हीं चीजों के ऊपर उन्होंने लिखा है। जी जी जी। और बहुत इंटरेस्टिंग आपने कहा मीनाक्षी मैम कि आप एक अलग सब्जेक्ट डोमेन से भी आती हैं और फिर भी आपने कहा कि आपको बातचीत सुन के मन कर रहा है कि आप किताब को पढ़ें। इनफैक्ट यही मकसद है रीड विद ए टीचर का। और आप तैयार रहिए, हम किसी इसके एक सत्र में आपसे भी बातचीत करेंगे किसी किताब के ऊपर, और कोई भी साथी जो भी इस बात के लिए तैयार है। तो मुझे लगता है कि हम इसको यहीं खत्म करते हैं। सभी साथियों का जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जो फेसबुक पे जुड़े हुए हैं, सबको बहुत बहुत नमस्कार। Thank you very much. Thank you, Chandan, for being a great teacher, partner, friend. Thank you. Thank you very much. मुरारी सर लाइव बंद कर दीजिए। हाँ, मैं वही कोशिश कर रहा हूँ। बंद कर दिया गया है जी उसको। हाँ जी हाँ जी।